दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 18। दोस्तों ये वीडियो JIC प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट संख्या 18, इसका पहला प्रश्न है इतिहास से। देखिए, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो सही उत्तर क्या है? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उड़ीसा का अकाल जो कि 1866-67 में आया था। इसको सी ऑफ कैलेमिटी या प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। दोस्तों 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल ने भीषण रूप धारण कर लिया था। 1865 में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की जो भीषणता थी वो उड़ीसा में अधिक थी और पहली बार बहुत व्यापक स्तर पर जनधन की क्षति हुई थी। अनुमान है कि लगभग 13 लाख तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए थे और इसे अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। और उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। VD सावरकर। VD सावरकर की लिखी पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार। दोस्तों RC मजूमदार की कृति है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। SB चौधरी, इनकी बुक का नाम दोस्तों सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 59। और अशोक मेहता की बुक है द ग्रेट रिबेलियन। तो दोस्तों ये जो हैं लेखक और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उनकी पुस्तकों का जो है नाम है, आपको मिलाना है। तो VD सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार की द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। SB चौधरी की बुक है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 59। और अशोक मेहता की बुक है द ग्रेट रिबेलियन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो उत्तर है ऑप्शन ए 1975। दोस्तों भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा की गई थी और इस संस्था का नाम बदलकर 1981 में भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। लाहौर प्रस्ताव। देखिए यहाँ पर जो प्रस्ताव सुमेलित हैं उनको हम बताएंगे। लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक, ये आपका सही सुमेलित है। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी, सही सुमेलित है। जनता की योजना विनोबा भावे, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसके अलावा गांधीयन प्लान SN अग्रवाल, ये आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। जनता की योजना या जिसको पीपल्स प्लान कहा जाता है, इसका मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा तैयार किया गया था और पीपुल्स प्लान में आर्थिक विकास के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जनता की योजना विनोबा भावे से सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर है सब्जियों के उत्पादन में चीन का स्थान विश्व में प्रथम है दोस्तों। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो क्या है? सही उत्तर है दोस्तों आम की बीज रहित यानी सीडलेस प्रजाति ये है सिंधु। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सिंधु आम की ऐसी प्रजाति है जिसमें बीज या गुठली नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कोयला उत्पादक क्षेत्र है और सूची 2 में कोयला खदान है। तो आइए मिलान करते हैं। देखिए दामोदर घाटी, दामोदर घाटी बराकर, इसके अलावा सोन घाटी दोस्तों उमरिया, गोदावरी घाटी सिंगरेनी, इसके अलावा महानदी घाटी
तलचर कोयला खदान। तो देखिए, दामोदर घाटी का कोयला खदान बराकर है, सोन घाटी में स्थित उमरिया है, गोदावरी घाटी में सिंगरेनी है और महानदी घाटी में तलचर कोयला खदान स्थित है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा आपका, देखिए 2, 3, 4, एक ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंचन एक उन्नत किस्म है किस फसल की? तो सही उत्तर है आंवला। दोस्तों कंचन जो है ये आंवला की उन्नत किस्म है और आंवला या जिसको इंडियन गूसबेरी कहा जाता है, इसके फल औषधि गुणों से युक्त होते हैं और आपको जानकारी होगी कि इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी इसकी उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, मिदनापुर शहर, कंसावती नदी या कसाई सही सुमेलित है। तवा प्रोजेक्ट सही सुमेलित नहीं है, कृष्णा नदी, क्योंकि तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर स्थित है। मैटूर डैम सही सुमेलित है, कावेरी नदी पर है और उकाई प्रोजेक्ट ये तापी नदी पर स्थित है। तो देख लीजिए, तवा प्रोजेक्ट यानी ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि तवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा फॉल के तौर पर जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? चित्रकूट प्रपात। ये देखिए, चित्रकूट प्रपात जो है इसको भारत में नियाग्रा फॉल के नाम से जाना जाता है और चित्रकूट प्रपात छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है और इसे नियाग्रा ऑफ इंडिया या भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है दोस्तों। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उनके निवास स्थान है। देखिए, जौनसारी जनजाति जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड में निवास करती है। संथाल जो है ये झारखंड में दोस्तों, भील मध्य प्रदेश में और लेप्चा जो है पहाड़ों पे रहने वाली जनजाति है, ये सिक्किम में निवास करती है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। याद रखिए, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश और लेप्चा सिक्किम में निवास करने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है भूगोल से, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपी तरंगे, पी यानी प्राइमरी, एस यानी सेकेंडरी और यल यानी लब आर सरफेस वेव्स। तो सही उत्तर है दोस्तों PSL यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और लब वेव्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लब तरंगे यानी सरफेस तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है और कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। कथन 1 है कि विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, ये आपका सही है। और भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ये आपका सही नहीं है दोस्तों। सही उत्तर है केवल 1, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है ये महाद्वीपों के पश्चिमी भूमध्य रेखा के 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। लेकिन भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी पवन से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, न कि उत्तर पूर्वी पवनों से, इसलिए जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इनमें जो कूट है केवल 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस धारा का सुमेल नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सी धारा सुमेलित है और कौन सी धारा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, ब्राजील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये आपका सही सुमेलित है। हम्बोल्ट धारा जिसको पेरू धारा कहा जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये सही सुमेलित नहीं है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर सही सुमेलित है और अगुल्हास धारा हिंद महासागर, ये भी आपका सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, हम्बोल्ट धारा जिसको कि पेरुवियन धारा या पेरू धारा कहा जाता है, इसका संबंध याद रखिएगा साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन, उत्तर दक्षिण पूर्वी जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है हम्बोल्ट धारा या पेरुवियन धारा। अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों, निम्नांकित में से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन है लंदन, जिनेवा, पेरिस और रोम। तो सही उत्तर है दोस्तों
देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका सही उत्तर तो ऐसे देखिए लंदन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। और 1948 में जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया था। इसका उस समय नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। 1982 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये है आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आपको बताना है कि इसमें से कुछ भागों में पीने के जल के प्रदूषक पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो प्रदूषक होते हैं वो कौन से होते हैं आपको बताना है। तो देखिए आर्सेनिक, सार्बिटाल, फ्लोराइड, फार्मेल्डिहाइड और यूरेनियम, ये आपके प्रदूषकों के नाम हैं। और दिए गए कूट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कूट इसमें सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1, 3 और 5। देखिए आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दी गई सूची के आधार पर सही कूट का चयन करना है। तो आइए देखते हैं, सही मिलान करते हैं दोस्तों। खनिज जो है ये खनिज समाप्त होने योग्य जो संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। सौर ऊर्जा ये असमाप्त होने वाले संसाधन में है। बायोगैस में दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वन अपरोपण से वर्षा प्रभावित होती है। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। खनिज समाप्त होने योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य यानी कभी न समाप्त होने योग्य संसाधन है। बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। और वन अपरोपण या वनों के कटाव से वर्षा पर प्रभाव पड़ता है नकारात्मक। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल या जीरो आवर का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर है प्रश्नकाल का उत्तर या शून्यकाल का उत्तर प्रश्न उत्तर सत्र होता है। दोस्तों जो राजनीतिक शब्दावली में जीरो आवर कहा जाता है, जिसको एक तरह से लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। और इसकी अधिकतम अवधि 1 घंटे होती है। और ये दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अति महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। तो ये एक तरह से प्रश्न उत्तर सदन होता है। और शून्यकाल जो शब्दावली है वो भारत की देन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। तो प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों पीए संगमा थे। 1995 में ये प्रथम जनजाति केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजाति अध्यक्ष बने। तो सही उत्तर है पीए संगमा। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से ही है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो सही उत्तर है दोस्तों यह एक विधिक अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में निर्वाचक अधिकार को परिभाषित किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव के एक उम्मीदवार होने या उम्मीदवार होने में नाम वापस लेने और चुनाव में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के अधिकार को शामिल किया गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार घोषित किया है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने मताधिकार को विधिक या वैधानिक अधिकार घोषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि या जो है उसका पारित किया जाना आवश्यक है। तो किस किस मामलों में आइए देखते हैं। संविधान के संघीय प्रावधान, तो संघीय प्रावधान में एकदम निश्चित है कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा इसकी पुष्टि होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के बारे में भी देखा जाए तो इसमें भी होना है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन, तो दोस्तों इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के लिए विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो दोस्तों बर्ड फ्लू जो है ये किस जो है इन्फ्लुएंजा से प्रभावित होता है? बर्ड फ्लू इसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है और ये H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। तो ये एक संक्रामक रोग है और मुख्य रूप से ये पक्षियों को प्रभावित करता है। तो देखिए बर्ड फ्लू का कारक H5N1 वायरस है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होती है? उत्तर है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोष की जीव से। दोस्तों निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोष की प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है और इसका वाहक सीसी मक्खी होता है। ट्रिपैनोसोमा रुधिर में सेरिब्रो स्पाइनल और अन्य शरीर द्रव्यों के बाह्य कोष की हृदय पेशियों जनदों इत्यादि के अंतः कोष की परजीवी हैं और निद्रा रोग के रोगी दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ते हैं और ऊँघते रहते हैं। तो ये निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस दोस्तों ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोष की जीव से फैलता है। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से है। आप सभी जानते होंगे कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो गलती मत करिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। इसे सूंघने पर हंसी आती है और इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक यानी एनेस्थेसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नाम एक ही तरह के रहेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, लेकिन सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये एक अकार्बनिक यौगिक है। इसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न सामान्य गणित से है दोस्तों, एक निर्माता किसी मशीन को 20% लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेच देता है। खुदरा विक्रेता 15% लाभ के साथ मशीन को 455.40 में ग्राहक को बेचता है। तो निर्माता की लागत क्या है? देखिए इसको आप देखिए बहुत आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए निर्माता की लागत जो है वो X रुपये है। आपको निर्माता का विक्रय मूल्य तो आप देखिए 20% लाभ के साथ बेचता है तो निर्माता का विक्रय मूल्य हो जाएगा X इंटू 120/100। तो ऐसे आप कर लेंगे। थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य क्या है? तो X इंटू 120/100 इंटू 110/100, इसलिए कि वो 10% और लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेचता है। फिर खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? X इंटू 120/100 इंटू 110/100 इंटू 115/100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतने का मान 455.40 आएगा। तो X का मान जो हो जाएगा दोस्तों, X इज इक्वल टू 455.40 बटे 1.2 इंटू 1.1 इंटू 1.15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर देखिए 300 रुपीज़ आ जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ये देखिए ये आपका चतुर्भुज है और इस प्रकार काटते हैं कि AO/OC इज इक्वल टू BO/OD। तो आपको बताना है कि ABCD चतुर्भुज ये जो है किस श्रेणी में आएगा। तो सही उत्तर है दोस्तों, जब त्रिभुज AOB और त्रिभुज ODC, देखिए त्रिभुज AOB और ODC ये आपके त्रिभुजों को देखना है कि जब ये एक दूसरे के विकर्ण काटते हैं तो यहाँ पर AOB जो होगा कोण, AOB का मान AOB ये कोण अंदर का कोण जो होगा इसका मान COD के बराबर होगा। तो COD ये वाला कोण बराबर होगा और आमने सामने के कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण। तो ये जो चतुर्भुज हो जाएगा ये एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन, देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह एक समलंब चतुर्भुज होगा। अगला प्रश्न है व्यंजक 2 + √2 + 1/2 + √2 + 1/2 - √2 किसके बराबर होगा?
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो बहुत आप इसको थोड़ा कठिन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जब देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1/2 माइनस अंडर रूट 2, इसका जब आप सॉल्व करेंगे, आसान बनाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2, इसका मतलब 4 प्लस अंडर रूट 2। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न बारंबारता विवरण से पौधों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई सेंटीमीटर में है। ये देखिए, ये पौधे 61, 64, 67, 70 और 73 सेंटीमीटर के हैं और पौधों की संख्या इतनी दी गई है। तो आपको हल करना है कि इनकी माध्य ऊंचाई कितनी होती है। तो माध्य ऊंचाई होती है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स यानी 61 गुणे 5 इतना, 61 गुणे 5 इतने का गुणा कर दीजिए आप, तो ये मान हो जाएगा। और सिग्मा एफ का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा पौधों की कुल संख्या। तो पौधों की कुल संख्या आप जोड़ेंगे तो 100 आएगा और एफ एक्स का मान जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6745। तो 6745 सिग्मा एफ एक्स का मतलब होगा 61 गुणे 5 प्लस 64 गुणे 18 प्लस 67 गुणे 42। ऐसे करेंगे आप तो 6745 के भागा 100 आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 674.5। तो जब इसमें 100 का भाग देंगे 67.45 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेडनेसडे के लिखने के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक सही ढंग होगा जबकि शब्द के प्रथम, बीच के और अंतिम अक्षर और शब्द के सभी स्वर अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से और शेष बड़े अक्षरों से लिखे जाएं। कह रहा है कि वेडनेसडे शब्द के पहला, बीच के और अंतिम अक्षर और शब्द के सभी स्वर अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखे जाएंगे और शेष अक्षर बड़े अक्षर से। तो पहला छोटे से लिख दीजिए, मतलब ये डब्लू लिख दीजिए छोटे अक्षर से। उसके बाद स्वर भी छोटे अक्षर से लिखा जाएगा, छोटे अक्षर से ई लिख दीजिए। इसके अलावा कह रहा है प्रथम, बीच के और अंतिम अक्षर और शब्द के सभी स्वर अंग्रेजी के। तो यहाँ पर डी देखिए बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद एन भी बड़ा हो जाएगा, फिर ई भी बड़ा हो जाएगा, ई स्मॉल हो जाएगा आपका। देखिए ई आपका डी एन के बाद स्मॉल ई हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एस बड़ा हो जाएगा, फिर आपका डी आ जाएगा, फिर वावेल है ए आ जाएगा और वाई छोटे में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप समझ के जब हल करेंगे तो इसको ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थानापन्न अक्षर क्या है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें आपको बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए 3 + 2 = 5, 3 और 2 का मान जब जोड़ेंगे तो 5, 5 का अक्षर आई, ई हो जाएगा। ई वर्णमाला में जो हमारे इंग्लिश वर्णमाला में 5वें क्रम पे आता है। 5 + 4 = 9, तो 9 का मतलब आई होता है। और 9, 8, 17, 9, 8, 17 और क्यू आ जाएगा आपका वर्णमाला में, क्यू का स्थान 17वें स्थान पे है। तो यहाँ पे 6, 7, 13, 13 को आप गिन लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। तो सही उत्तर एम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एम आ जाएगा 13वें स्थान पर। अगला प्रश्न जो है दिन और वर्ष से संबंधित है। 18 सितंबर 1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस तिथि को हुआ था। अगले 15 वर्षों में उनके विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार को पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि 18/9/77 यानी 18 सितंबर 77 को रविवार था। और आप जानते हैं सामान्य वर्ष में 1 दिन और लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है। तो 77 में रविवार था, 78 में सोमवार हो जाएगा, 79 में मंगलवार और 80 में बृहस्पतिवार आएगा, क्योंकि 80 लीप वर्ष होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जब आप 15वें साल में जाएंगे तो ये 18 सितंबर 1992 होगा और ये लीप वर्ष होगा और इसमें शुक्रवार आएगा। तो दोस्तों रविवार को आपको खोजना है कि 15 सालों में विवाह की वर्षगांठ जो है रविवार कब पड़ेगा। तो सही उत्तर है 2 बार। जब आप 77 से ले के दोस्तों उसमें 15 साल 1992 तक चलेंगे तो उसमें 2 बार रविवार आएगा, जो वैवाहिक वर्षगांठ 2 बार रविवार को पड़ेगा।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। चमड़ा से संबंधित चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है और 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य व्यवस्था से, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। तो सही उत्तर है दोस्तों यदि भारतीय संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यपगत नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकता है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों 2030 और 34 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी का फैसला किया गया है एशियाई ओलंपिक परिषद में। दोहा में कतर की राजधानी है, वहाँ पे 2030 के एशियाई खेल होंगे और सऊदी अरब में 2034 के एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो सही उत्तर है दोस्तों 36वां जो प्रश्न है वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन रियाद में होगा, जबकि 2030 के जो एशियाई खेल हैं वो कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है। 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो सही उत्तर है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दोस्तों 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार उद्योग जगत को अपने पर्यावरणीय संबंधी प्रदर्शन को बेहतर करने और मानक स्थापित करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में शुरू किए गए इसरो के नए SSA नियंत्रण केंद्र की नेत्रा का कार्य क्या है। तो दोस्तों जो नेत्रा है या नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नाम इसको नेत्रा का दिया गया है और इसरो SSA नियंत्रण केंद्र ये पीड़िया बेंगलुरु में शुरू किया गया है। तो इसका काम क्या है दोस्तों, ये जो है ये जो इसरो द्वारा SSA नियंत्रण केंद्र नेत्र जो है स्थापित किया गया है, ये अंतरिक्ष मलबों इत्यादि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति आदि की रक्षा करने के लिए ये जो है नेत्रा SSA नियंत्रण केंद्र नेत्रा जिसका नाम है उसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत में अपने उन्नत जैव ईंधन विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता को अपनी मंजूरी दी है। इससे संबंधित जो कथन हैं उनका परीक्षण कीजिए। तो देखिए इसके तहत एशियाई विकास बैंक भारत को $5 मिलियन की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। ये आपका गलत है। $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता एशियाई विकास बैंक इसके तहत उपलब्ध कराएगा। ये अनुदान एशिया क्लीन एनर्जी फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अलावा ADB जैव ईंधन निवेश को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ इरडा और नाबार्ड जैसे संस्थानों का सहयोग करेगा और इस नवीकरणीय ऊर्जा से खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा किए बिना ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी आएगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। 2, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन ए जो है आपका कि एशियाई विकास बैंक भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए $5 मिलियन उपलब्ध कराएगा, ये गलत है। केवल $2.5 मिलियन की सहायता मंजूर की गई है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हाल में ही कब प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो सही उत्तर है 20 जनवरी 2021। दोस्तों 20 जनवरी 2021 को भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। इसलिए कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते ये जो हमारा
संवाद है या कॉन्फ्रेंस है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, ये थे आज के 40 प्रश्न जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए उपयोगी थे। इसके साथ ही ये वीडियो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।